नमस्ते। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का पार्ट 3 वीडियो है ये। तो ये थर्ड पार्ट वीडियो देखने के पहले आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 देखना ज़रूरी है, क्योंकि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ये कंप्लीट देखेंगे तो आपको स्लीप एपनिया एंड ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का एक फुल कंप्लीट पिक्चर आपको मिल जाएगा। अभी ये पार्ट 3 वीडियो में मेनली हम जो अभी देखने वाले हैं वो नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। तो ये जो ऐसा जो पेशेंट्स हैं जो स्लीप एपनिया और ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया पेशेंट्स हैं, वो ज़्यादा देर उनका वजन ज़्यादा होता है, ओबीस टाइप ऑफ पेशेंट्स। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट विल बी वेट रिडक्शन। वजन कम करना मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये जो ट्रीटमेंट प्लान है उसमें वेट रिडक्शन है और मशीन रख के मैनेज कर सकते हैं और सर्जरी करके मैनेज कर सकते हैं। इसमें जो भी मैनेजमेंट करेंगे उसके साथ वेट रिडक्शन मस्ट है। तो वेट रिडक्शन के लिए आपको आपका डाइटिशियन के पास मिलके, डाइटिशियन से मिलके आपको कितना आपके वजन के लायक में कितना डाइट कैलोरीज चाहिए बोल के कैलकुलेट करके वो आपको बताएंगे आपका इनटेक पर डे कितना रहेगा। और उसी के साथ साथ में आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए सुबह में और रात में, और जब भी आप करेंगे मिनिमम 20-30 मिनट से लेके 1-1.5 आवर्स तक रेगुलर बॉडी फिजिकल एक्सरसाइज करना पड़ेगा। और साथ साथ में योगा ब्रीथिंग एक्सरसाइज भी करेंगे, वो भी अच्छा रहेगा। अभी ये वेट रिडक्शन के साथ साथ में और छोटा छोटा टिप्स दूंगा आपको मैं, यानी कि जैसे कि आपका बेड जो है वो बेड का हेड एंड साइड में, सर की तरफ के साइड में वो थोड़ा एलिवेटेड होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए, तकरीबन 30 डिग्री एलिवेटेड होना चाहिए। और आपको स्मोकिंग का हैबिट है और ड्रिंकिंग का अल्कोहल इंटेक का हैबिट है तो दो भी स्टॉप करना मस्ट है। तो और एक चीज़ है कि जब भी आप ऐसा पेशेंट्स सीधा लेटते हैं उनको सोने के टाइम में सांस रुकने का चांसेस ज़्यादा है अगर वो सीधा सोएंगे। तो अगर वो लेफ्ट नहीं तो राइट टर्न करके सोएंगे तो उनका चांसेस कम हो जाएगा। तो एक साइड में सोना बेहतर है, तो एक साइड में सोने बेहतर है। तो इसके लिए छोटा टिप्स दूंगा। क्या होता है कि जब बंदा लेफ्ट में सोता है और राइट में सोता है, ऑटोमेटिक बिना वो समझे, वो बिना जाने वो सीधा लेटने का चांसेस है। तो सीधा लेटने का वो जो पोजीशन है वो अवॉइड करने के लिए मैं 3-4 टिप बताऊंगा। ये बताऊंगा। एक है, आपको जहां भी मेडिकल इक्विपमेंट्स बेचते हैं वहां आपको वेट शेप पिल्लो मिलेगा। वो ये वेट शेप पिल्लो आप एक साइड में रख देंगे तो वो आप सीधा लेटने के लिए वो प्रिवेंट करेगा, एक ही साइड में आप सो सकते हैं। दूसरा सिंपल टेक्निक है, आप टेनिस बॉल जो है वो पीछे रह के टाई कर दीजिए, तो एक साइड में सो सकते हैं। सीधा लेटने के लिए आप ट्राई करेंगे तो बहुत अनकंफर्टेबल होगा, तो ऑटोमेटिकली आप उसी साइड में लेफ्ट में टर्न करने का चांसेस है। और अगर जो टेनिस बॉल की जगह में आप शार्क फिन बोल के मिलेगा, छोटा सा शार्क, वो उसी जगह में आप टाई कर देंगे तो जब भी आप टर्न करेंगे उधर थोड़ा डिस्कम्फर्ट होगा और सीधा लेटने से प्रिवेंट करेगा। 2 डिवाइस है, एक नेक वॉन वाइब्रेटिंग डिवाइस है और दूसरा जो है पोजिशनल अलार्म है। वो दोनों पीछे बेड के सेंटर में रख देंगे। जब भी आप सीधा लेटने के लिए ट्राई करेंगे, वाइब्रेटर जो है वाइब्रेट करेगा, पोजिशनल अलार्म जो है थोड़ा साउंड देगा, तो उसमें से आप जागने का चांस है। वाइब्रेशन थोड़ा सा है तो वापस आप लेफ्ट साइड टर्न करके सोने का चांसेस है। तो ये सब लैटरल पोजीशन में एक साइड में सोने के लिए एक तरीका है। अभी आपको मैं थोड़ा सिंपल सा 2-3 एक्सरसाइज सिखाता हूँ। एक्सरसाइज इसलिए ताकि आपका टंग मसल स्ट्रांग हो जाए और टंग के पीछे जो जबान के पीछे जो है जो भी मसल्स है उसको थोड़ा स्ट्रांग करने के लिए एक सिंपल एक्सरसाइज ये है कि आपका जबान जो है कंप्लीटली बाहर प्रोट्रूड करो, बाहर ऐसा प्रोट्रूड करना चाहिए। ऐसा वो प्रोट्रूडेड पोजीशन में, बाहर डाल के पोजीशन में 10-15 मिनट ऐसा ही रहना है। उसके बाद रिलैक्स कर दो। ऐसा 10 नहीं तो 15 बार सुबह में और रात में 2 बार करना पड़ेगा। सेकंड यह है कि टंग जो है
मुंह खोलने के बाद टंग टिप जो है ऊपर टच कर रहा है, और ये टंग है, ये पैलेट है, टंग टिप जो है ऊपर टच करके ऐसा पीछे ड्रॉ करना है, पीछे से ऐसा लेके जाना है। ऐसा 10 नहीं तो 15 बार करना है, सुबह में और रात में। वो सेकंड एक्सरसाइज। थर्ड एक्सरसाइज ये है कि आपको जबान कंप्लीटली बाहर डाल के थोड़ा सा प्रेशर डाल के बाइट करना है, और उसी पोजीशन में नीचे देखना है, सीधा देखना है, सबसे ऊपर ऐसा देखना है। जब आप सबसे ऊपर देखेंगे, टंग उसी पोजीशन में प्रोट्रूडेड रहेगा, आपको स्वॉलो करना है। तो टंग बाहर ही रहेगा बट आप स्वॉलो करेंगे। ये करने में थोड़ा दिक्कत है, प्रॉब्लम रहेगा, बट ये रेगुलरली करेंगे तो टंग के पीछे जो भी एक्सरसाइजेस है, मसल्स है, वो थोड़ा स्ट्रांग होगा। ये भी इसके साथ सुबह में एक टाइम जब करेंगे 10-15 बार, और सुबह में और रात में साथ में करना है। और सिंपल सा दूसरा एक्सरसाइज कि आप बैलून ब्लो कर सकते हैं 10 बार सुबह में, 10-15 बार सुबह में, 10-15 बार रात में। तो इससे आपका जो भी मसल्स ऊपर है वो थोड़ा स्ट्रेंथन हो जाएगा। अभी मैं थोड़ा आपको 3 डिवाइस का नाम बताऊंगा। एक है मैंडिबुलर एडवांसिंग डिवाइस। ये जो भी डिवाइस है ये सब डेंटल डिपार्टमेंट के नीचे है। तो ऑर्थोडोंटिस्ट से आप मिलेंगे और वो आपका कंप्लीट जान करके आपको जो भी डिवाइस चाहिए, सूटेबल है, वो आपको दिया जाएगा। अभी मैंडिबुलर एडवांसिंग डिवाइस है तो डेंटिस्ट जो आपका ऑर्थोडोंटिस्ट है पहले आपसे बोलेगा कि ये जॉ बोन है मैंडिबल, वो जितना हो सकता है प्रोट्रूड करो, ऐसा प्रोट्रूड करो, वो उसका मेजरमेंट लेगा। उसके बाद ये प्रोट्रूड करने से क्या होता है, टंग जबान जो है ये मैंडिबल से अटैच्ड है, मैंडिबल से भी अटैच्ड है। तो जब भी ये प्रोट्रूड होगा उसके साथ जबान भी बाहर आएगा, सामने पुल हो जाएगा, तो जबान के पीछे जितना जगह है वो बढ़ जाएगा, ताकि नाक से जो भी हम सांस ले रहे हैं वो ठीक से अंदर जाए, स्पेस बढ़ जाता है। अभी वो मेजर करके उसका 50 to 70% प्रोट्रूशन लाने के लिए आपको ये डिवाइस दिया जाएगा। हर दिन रात में सोने के पहले आप ये डिवाइस ठीक से रखेंगे तो ये मैंडिबल को सामने प्रोट्रूड करेगा। तो ये है मैंडिबुलर एडवांसिंग डिवाइस। सेकंड ये है कि टंग जो है वो सोने के टाइम में मैक्रोग्लोसिया, जो टंग बड़ा है स्पेशली, तो वो टंग जो है सोने के टाइम में डीप स्लीप N3 एंड NRS स्लीप में पीछे गिर जाता है और ऑब्स्ट्रक्शन होने का चांसेस है। तो ऐसा पेशेंट में क्या करते हैं कि ये टंग रिटेनिंग डिवाइस, इसमें रात में टंग पुल करके पोजीशन कर देंगे तो वो टंग सामने पुल करके ही रखेगा ताकि पीछे आपको स्पेस मिले। थर्ड ये है जिस पेशेंट को पैलेट, सॉफ्ट पैलेट, अंदर का पैलेट में, ये जगह पैलेट में वो बहुत रिडंडेंट है, वो ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, मानिए कि लेवल 1, आप मेरा फर्स्ट पार्ट वीडियो देखो तो आपको लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 जो भी ऑब्स्ट्रक्शन है उसके बारे में आपको पता चलेगा। अभी वैसा पेशेंट है तो आपको पैलेट लिफ्टिंग डिवाइस है। तो ये तीनों डिवाइस में ये दिक्कत रहता है कि ये जो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट है उसका मैल अलाइनमेंट नहीं तो डिस्कम्फर्ट होने का चांसेस है। और सेकंड ये पॉइंट है कि टीथ अलाइनमेंट प्रॉब्लम हो सकता है और टीथ मूवमेंट में प्रॉब्लम हो सकता है लॉन्ग ड्यूरेशन जब यूज़ करेंगे। तो ये ये जो डिवाइसेस है ये बच्चों में नहीं दे सकते, और जो भी जिस पेशेंट को टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट डिसऑर्डर है उनको भी नहीं दे सकते। अभी नेक्स्ट ऑप्शन जो है, अभी ऑप्शन है ये है पैप मशीन। पैप मशीन जो है जब भी आप रात में सोते हैं तो ये पैप मशीन रख के आपको सोना है। ये जो है ये है पैप मशीन, मतलब पॉजिटिव एयरवे प्रेशर मशीन। जो पैप मशीन जो है एक ट्यूब के जरिए एक मास्क फिट करके वो एक प्रेशर डिलीवर करेगा। तो जब सोने के टाइम में फिट करके सोएंगे तो एक प्रेशर डेवलप करेगा, तो जो भी कोलैप्सिबल एयरवे जो है, सांस की नली जो है वो खुल जाता है। तो ये ऑक्सीजन सप्लाई नहीं करेगा, सिर्फ प्रेशर देके वो जो भी कोलैप्सिबल एयरवे है, सांस की नली जो है वो खोल देगा, तो रूम एयर ऑक्सीजन जो है वो ठीक से अंदर जा सकता है। ये है पैप मशीन का टेक्निक, ऐसा ही वो काम करता है। अभी ये पैप मशीन जो है, ये जो पिक्चर में दिया है, ये
ओल्ड मॉडल, ओल्ड जनरेशन पैप मशीन है और इसमें इंडिकेशंस कौन से पेशेंट्स में पैप मशीन दिया जाता है। तो अगर जो मॉडरेट नहीं तो सीवियर स्लीप एपनिया है तो उनको पैप मशीन ठीक रहेगा। मॉडरेट सीवियर एपनिया मतलब स्लीप एपनिया मतलब आप मेरा फर्स्ट वीडियो देखो, उसमें आपको क्लासिफिकेशन एंड सिवियरिटी ऑफ एपनिया का ये मिल जाएगा। अगर जो पेशेंट को मॉडरेट नहीं तो सीवियर स्लीप एपनिया है, पैप मशीन इज गुड टू स्टार्ट विथ उनके लिए। अभी सेकंड ये है कि ओबीस पेशेंट है, बहुत मोटा है, साथ साथ में उसका कॉज जो है स्लीप एपनिया का रीजन जो है वो ब्रेन में भी कॉज है और ऑब्स्ट्रक्टिव कॉज है, मतलब मिक्स्ड प्रॉब्लम है। ऐसा है तो भी पैप मशीन उनके लिए बेहतर रहेगा। और तीसरा ये है कि ऑपरेशन के पहले और ऑपरेशन के बाद थोड़ा पेशेंट्स को पैप मशीन का हेल्प चाहिए, तो ऐसा पेशेंट में भी पैप मशीन दिया जाता है। अभी ये जो है पैप मशीन चार टाइप का पैप मशीन है। एक जो है वो प्रेशर जो सेट पहले ही प्री सेट कर देते हैं वो पैप मशीन में कि इतना प्रेशर उसको कांस्टेंट देना है, वो है कंटिन्यूस पैप मशीन, कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर मशीन। दूसरा जो है बाई लेवल, मतलब सांस लेने के टाइम में एक प्रेशर देगा, सांस बाहर छोड़ने के टाइम में दूसरा प्रेशर देगा एज पर द पेशेंट रिक्वायरमेंट। ये दोनों प्री सेट करके यूज कर सकते हैं, वो है बाई लेवल पैप मशीन। तीसरा जो है ऑटोमेटेड मतलब एडवांस मशीन है, छोटा कंप्यूटर जैसा है, वो कॉस्टली भी है और ये ऑटोमेटेड मशीन जो है वो डिसाइड करेगा पेशेंट का रिस्पॉन्स देके कि कितना पेशेंट को कितना प्रेशर चाहिए, उस तरीके से वो काम करेगा। और सबसे लेटेस्ट जो है ST एंड ASV मोड इसके साथ में रहेगा, ये सेंट्रल कॉजेस ऑफ स्लीप एपनिया के लिए। अभी ये पिक्चर में आप देखें, ये है पैप मशीन और ट्यूबिंग है, साथ साथ में मास्क है। ये पैप मशीन का पिक्चर है, ये मेन मशीन है। ये जो है ह्यूमिडिफायर है, ह्यूमिडिफायर मतलब उसमें पानी डाल इसमें पानी डाल के फिल करते हैं। और फेस मास्क जो है वो 3 टाइप का होता है, एक टोटल फेस मास्क, दूसरा फुल फेस मास्क, तीसरा नेसल मास्क। नेसल मास्क का लेटेस्ट जो है वो नेसल प्रॉन्ग ये है। और पेशेंट कॉम्प्लायंस मतलब ये पेशेंट आप ठीक से यूज़ कर रहे हैं कि नहीं। आप सपोज मेरे पास आके बता रहे हैं कि मैंने पैप मशीन डेली में नाइट में यूज़ कर रहा हूँ, तो ठीक से यूज़ कर रहे हैं कि नहीं, ये करने के लिए आप हर दिन हर रात आप मशीन जब भी यूज़ करते हैं सबसे कम 4 घंटे और उससे ज़्यादा मिनिमम 4 घंटे सबसे मिनिमम है, उससे ज़्यादा 4 घंटे से ज़्यादा आपको हर रात CPAP यूज़ करना है और एक हफ्ते में 5 दिन मिनिमम यूज़ करना है। ऐसा है तो मतलब पेशेंट ठीक से पैप मशीन यूज़ कर रहा है। यह है कॉम्प्लायंस ऑफ द पेशेंट। सबसे ऐसे करने से पेशेंट को फ़ायदा है। इससे नीचे 4 घंटे से नीचे यूज़ कर रहे हैं और एक हफ्ता में 5 दिन से कम यूज़ कर रहे हैं तो उसको मशीन से फ़ायदा नहीं मिलेगा। और अभी ये न्यू जनरेशन पैप मशीन जो है वो आप दुनिया में कहीं भी जाएं आप यूज़ कर सकते हैं, यानी कि उसके अंदर ऐसा सेटिंग है कि उसका वोल्टेज 110 वोल्ट्स का सेटिंग में भी है, 220 वोल्ट्स का सेटिंग में भी है। और ज़्यादा देर ये मशीन जो है वो प्लग इन टाइप का होता है, वॉल माउंट प्लग इन टाइप है। अब न्यू जनरेशन जो भी मशीन है ये वो बैटरी ड्रिवन नहीं तो इन्वर्टर मैकेनिज्म मशीन्स भी आजकल अवेलेबल है। तो ये हुआ नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया मेनली इन एडल्ट्स। ठीक है, अभी फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट हमने कवर कर दिया। अभी फोर्थ पार्ट में जो है अब देखिए ज़रूर, फोर्थ पार्ट में जो है हम सिर्फ सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया देखेंगे। अब ये थर्ड पार्ट में मैंने इतना नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट बताया था, इसमें ड्रामेटिक इम्प्रूवमेंट बोल के ये इतना ट्रीटमेंट बताया, जो भी बताया इसमें ड्रामेटिक इम्प्रूवमेंट बोल के कौन सा ट्रीटमेंट है बोलेंगे पूछेंगे तो मेरा आंसर रहेगा पैप मशीन। जो भी पेशेंट मॉडरेट टू सीवियर स्लीप एपनिया, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया और स्लीप एपनिया से आ रहा है, हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है उसको नॉर्मलाइज करने का रहेगा। तो आंसर विल बी पैप मशीन। पैप मशीन से क्या होता है कि अगर जो ये पेशेंट
3 दिन रेगुलरली, 3 रात रेगुलरली 4 घंटे से ज़्यादा यूज़ किया तो 4वें दिन, 4th डे नहीं तो 5वें दिन उसको बहुत सारा फर्क दिन में नज़र आएगा, उसको फील होगा। तो प्री ऑपरेटिवली पैप मेशन दे सकते हैं, पोस्ट ऑपरेटिवली फेलियर हुआ है तो भी पैप मेशन। सर्जिकल इंडिकेशन ये है कि पेशेंट रिफ्यूज़ कर रहा है कि मुझे परमानेंट सोल्यूशन चाहिए, पैप मेशन रोक देंगे तो हील गो बैक टू नॉर्मल, पहले जैसा हालत बन जाएगा। तो वो टेम्पररी मैनेज करता है। आपको परमानेंट सोल्यूशन चाहिए तो सर्जिकल ऑप्शन है, पर तब भी प्री ऑपरेटिव, कभी कभी सीवियर स्लीप एपने प्री ऑपरेटिव भी और पोस्ट ऑपरेटिव टाइम में स्लीप ऐप देना पड़ता है। धन्यवाद। आप 4th पार्ट जरूर देखिएगा। शुक्रिया।